नमस्कार। आज हम लोग कुंडली क्या है चैनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आजकल ज्वलंत मुद्दा है केंद्राधिपति योग के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। मित्रों, जैसा कि अधिकांश कुंडलियों में जब लोग जाकर दिखलाते हैं तो बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं केंद्राधिपति दोष के बारे में कह करके एक भय क्रिएट कर दिया जाता है उनके द्वारा। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा है कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि केंद्राधिपति दोष है या योग है, केंद्राधिपति दोष से क्या होता है और कुंडली में रहेगा तो क्या बिगाड़ेगा, अगर है तो इसका निवारण क्या है, क्या करें कि यह दोष हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानें कि केंद्राधिपति जो दोष कहा गया है, केंद्र की अधिपति के बारे में विवरण किया गया है। हम लोगों ने जो पहले भी कहा है कि त्रिकोण लक्ष्मी के घर को कहा गया है, जबकि केंद्र को विष्णु माना गया है। केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10वां घर जो है वो केंद्र माना गया है। तो इस पे विवरण में आने से पहले मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि जो व्यक्ति मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से मैं बार बार कहता हूं कि लाभ आप लोगों को ज़्यादा है कि मैं किसी वीडियो को लोड करता हूं तो उनके पास सीधे चली जाती है। और मैं इस ज्ञान को जो देने चला था कि आप अपनी कुंडली स्वयं देखें, तो इसके लिए भी आप इस कुंडली को देखें, जानें अपनी कुंडली को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप जब मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुंडली के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और मैं तो इतना विश्वास हो चुका कि जो मेरे इतने वीडियो देखने के बाद आप बेसिक चीज समझ रहे होंगे। तो केंद्राधिपति दोष में सबसे पहले केंद्र के बारे में जाना जाता है। केंद्र मतलब जो कुंडली में पहला हाउस है, चौथा हाउस है, 7वां हाउस और 10वां हाउस है, इसको केंद्र कहा गया है। और 5वीं हाउस और 9वें हाउस को त्रिकोण कहा गया है। वैसे तो फर्स्ट हाउस लग्न को त्रिकोण भी माना गया है, इसलिए लग्न को त्रिकोण मानने के चलते लग्न को यहां थोड़ा देर के लिए हम लोग साइड हो जाए। तो केंद्र में बैठने वाली जो राशियां हैं, कहा गया है कि जो राशि केंद्र में बैठेंगी या अधिपति होंगी यानी मालिक होंगी, वो अच्छा फल देंगी। ये हम लोग पढ़े थे। इतना जाने कि आज कि केंद्र में जो राशि है, अगर वह केंद्र के ही अधिपति बन जाए, मालिक बन जाए, अधिपति मतलब मालिक बन जाए, और वो शुभ ग्रह हो, तो वो अपनी शुभत्व को खो देती है। यही लोगों ने विवरण दिया है। और यदि वो शुभ ग्रह नहीं है तो वो अपनी माने जो शुभ ग्रह है, जिनको मारक कहा गया है, क्रूर कहा गया है, तो वे अपनी क्रूरता को खो देते हैं, यानी नेचुरली रूप से वो अच्छा काम करने लगते हैं। ये है कि माने केंद्र में बैठने वाले शुभत्व को प्राप्त करने वाले ग्रह, अगर शुभत्व को प्राप्त करने वाले सौम्य ग्रह, जिसको क्या नेचुरल जो बेस्ट माने गए ग्रह है, मतलब सौम्य ग्रह में कौन कौन आएंगे? बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध। क्षीण चंद्रमा नहीं, चंद्रमा में क्षीण चंद्रमा को शुभत्व नहीं प्राप्त है। तो ये ग्रह जो है शुभत्व को प्राप्त करते हैं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध।
अब इसमें मानिए कि बृहस्पति और शुक्र तो नेचुरल है ही, बुध के साथ यह है कि अगर वो शुभ हैं तो मैंने कहा जाए कि, और चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा नहीं है तो कहा जाएगा शुभ है। अब हमें ये देखना है कि केंद्राधिपति दोष, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि केंद्राधिपति दोष में ये जो केंद्र में बैठने वाले ग्रह हैं, जो कहा गया है कि केंद्र में जो केंद्र के जो मालिक हैं और केंद्र में ही बैठ जाए तो वो अपनी शुभत्व को खो देते हैं। ऐसा नहीं कि वो पाप ग्रह नहीं हो जाएंगे, वो पाप ग्रह नहीं हो जाएंगे। जो भय बनाया जाता है कि वो दोष हो गया, उस दोष नहीं है, बल्कि शुभत्व को खो देंगे तो न वो पाप रहेंगे न शुभ ग्रह हैं, यानी नेचुरली रूप से वो सौम्य ग्रह तो नहीं रह गए, सौमत्व को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन ये भी है कि वह अब जो एज यूजुअल कहा जाए उसको, कि सामान्य रूप से जो काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, वही करेंगे। ऐसा क्यों है कि केंद्रादि की शुभ ग्रह केंद्र में बैठ करके अपने शुभत्व को खो देते हैं? शुभत्व खो दे मतलब बुरा नहीं हो जाएंगे, बहुत बुरा काम नहीं करेंगे, जो उनको फल देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण समझिए आप, कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए, सांसद बना दिया जाता है, वो क्या करता है, वो अपनी अच्छाई को ही प्रकट करते रह जाएगा, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी अच्छा व्यक्ति यदि मंत्री बन गया तो वो अच्छाई को ही प्रकट करते रह जाएगा, व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, यानी उसको अपने लिए कोई लाभ नहीं मिला। अगर वो पद से हटता है तो पता लगेगा कि जिस जगह पे था उसी जगह पे रह गया। यही शुभत्व शुभ ग्रहों के लक्षण है। जो शुभ है यानी जो अच्छे हैं, वो जब केंद्र के मालिक हो जाएंगे तो वो अपनी नेचुरल जो शुभत्व है, जो उनको करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, वो सामान्य हो जाएंगे। तो यही कहा जाता है कि केंद्राधिपति दोष लग गया, यानी वो अब चूंकि जो उसको देना चाहिए वो उतना बढ़कर नहीं दे रहा है। पापाग्रह यदि केंद्र में आ जाए, यानी दुष्ट व्यक्ति, खराब व्यक्ति को अगर मंत्रिमंडल मिल जाए, सबसे पहले क्या करेगा वो? सबसे पहले केन प्रकीर्ण वो अपने लिए पहले व्यवस्था करेगा और अपने लिए वो हर हालत में व्यवस्था करेगा अच्छा कर। इसीलिए पाप ग्रह जब केंद्र में चले जाते हैं, केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, केंद्र और केंद्र में ही आ जाए, यानी उनको जो पावर मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं? वो अच्छा फल देने लगते हैं। माने अपने अशुभत्व को समाप्त करके, शुभत्व तो नहीं, अशुभत्व को समाप्त करके वो व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति की जो जातक है, जिनकी कुंडली में जिनमें ये फल है कि पापग्रह केंद्र में बैठ गए और केंद्र के स्वामी हैं, तो वो उनको विकास की प्रकाष्ठा की तरफ ले जाएंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि केंद्राधिपति दोष में चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये चारों ग्रह केंद्र में के मालिक होकर केंद्र में ही बैठ जाए तो इन पर आ गया केंद्राधिपति दोष। इसको हम दोष नहीं मानते हैं, इसको योग ही मानते हैं, क्योंकि ये कुछ अनिष्ट नहीं करते हैं, बस जो फल देना चाहिए वो फल देना नहीं चाहते। नहीं है ऐसा है कि वो फल प्राप्त होने में कठिनाइयां होती है, उसके लिए आपको अपनी एबिलिटी तैयार करना पड़ेगा। एज यूजुअल नेचुरली रूप से वो आपको, जो ये चीज नेचुरल शुभ ग्रह है, इसलिए नेचुरली रूप से आपको नहीं देते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि अब देखना कैसे है, तो आप अपनी कुंडली को निकालें और देखें कि क्या आपके कुंडली में ऐसा है कि शुभ ग्रह केंद्र में बैठकर
केंद्र के स्वामी बने हुए हैं। तो इसके लिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मार्केबल बात है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कहकर बंद कर दिया, इतना ध्यान रखिएगा कि केंद्र में जो लग्न है वो केंद्र में तो काउंटिंग होता ही है, वो त्रिकोण में भी आता है। तो यदि कोई ग्रह लग्न में बैठा है, लग्न का भी स्वामी है, तो वो उस पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली है, तो 12 ये बृहस्पति देव लग्न के स्वामी हैं, तो वो लग्न में भी वो रहेंगे और 10वें घर में भी रहेंगे, तो वहां बृहस्पति देव को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। ठीक है। धनु लग्न की कुंडली है, 9th अंक है, 9 है, वहां अब बृहस्पति देव चूंकि लग्न के स्वामी हो गए, उनको केंद्राधिपति दोष वहां नहीं लगेगा। तो इस चीज को ध्यान रखनी होगी। इस चीज को आप ध्यान रखें कि केंद्र में बैठने वाले अगर लग्न के भी स्वामी हैं, तो वहां केंद्राधिपति दोष लगता ही है, नहीं लगता, सॉरी नहीं लगता है। केंद्र के स्वामी अगर त्रिक भाव में जाकर एक, जैसे 2 राशियों का स्वामी है और एक त्रिक भाव में जाकर बैठ जाए, तो वहां केंद्राधिपति दोष हो जाएगा। अब केंद्राधिपति दोष किस किस राशियों में होती हैं ये जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम जाने ये सौम्य ग्रह है, मेष राशि जो 1 अंक है, उसमें शुक्रदेव, मतलब एक काउंटिंग की जाए तो एक लग्न हुआ, 2 3 4 5 6 7 अंक हो जाएगा। और शुक्रदेव अगर बैठ गए तो पहला तो ये 7वें घर को पा गए और दूसरे घर को पा गए जो मारक है। तो इस तरह से मेष राशि में शुक्रदेव केंद्राधिपति दोष लगेगा, समझिए। इसी तरह से मिथुन राशि में हम लोग आते हैं। तो मिथुन राशि में, मिथुन राशि 3रा अंक, केंद्र लग्न में 3रा अंक शुरू होगा। इसमें जो गुरुदेव हैं 9 और 12, वो एक 7 के मालिक हो जाएंगे, 9 7वें घर के हाउस के मालिक होंगे, और दूसरे 12वें घर के मालिक, 10वें घर के हाउस के मालिक हो जाएंगे। तो 7 और 10 2 घर केंद्र को उनको मिल गया, 7 और 10। इसलिए बृहस्पति देव केंद्राधिपति दोष में आते हैं। तो केंद्राधिपति दोष मुख्यतः आप काउंटिंग करें, आप समझेंगे तो मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि पर में केंद्राधिपति दोष मिलता है, अन्य राशियों में नहीं मिलता है, केंद्राधिपति दोष होता है। अब एक चीज और हम जाने, ये तो हो गया कि केंद्राधिपति दोष, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि केंद्राधिपति दोष क्या। केंद्राधिपति दोष का मुख्य कारण है कि केंद्र में बैठने वाले, केंद्र के स्वामी जो ग्रह हैं, अगर केंद्र में किसी तरह से बैठ जाए, मुख्यतः वो केंद्र में लग्न को छोड़ करके 4 7 10 हाउस में बैठे, तो केंद्र के स्वामी न होकर के, यानी लग्न के स्वामी न होकर के 4 7 10 के स्वामी है, तो केंद्राधिपति दोष हो जाएगा। और अगर 7 या 2 से घर में भी एक अंग मिल जाए तो पूर्ण केंद्राधिपति दोष होता है। अब हमें करना क्या है, केंद्राधिपति दोष है तो उसका निवारण कैसे करेंगे। तो निवारण, अगर किसी कुंडली में केंद्राधिपति दोष है तो ये जानिए, हमने तो कई कुंडली को देखा भी है कि केंद्राधिपति दोष होने के बावजूद, जैसे पंडितों ने बता दिया केंद्राधिपति दोष, लेकिन केंद्राधिपति दोष लगा नहीं है। क्यों? कभी वो लग्न के स्वामी हो जाते हैं, कभी वो जो है पूर्ण फल नहीं देंगे यदि लग्न के स्वामी, और लोगों ने बता दिया। खैर उस बात बिंदु अलग है। हमें ये देख करना क्या है कि अगर केंद्राधिपति दोष है, दोष हम नहीं कहेंगे फिर से, लेकिन दोष चूंकि कहा जाता है, लघु पराश्रय, इसको जाने के लघु पराश्रय के
जो 10वें 11वां श्लोक है उसमें इसको स्पष्ट डिफाइन किया गया। उसी बिंदु पर मैं कह रहा हूं, उसी के अनुरूप मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई जो लघु, चूंकि पराशर जी बहुत ही उम्दा कोटि के एस्ट्रोलॉजर थे और आज की जो एस्ट्रोलॉजी है वो सारे पराशर ऋषि के ही इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे जो भी एक्सप्लेनेशन, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो पराशर ऋषि के ही ज्ञान को विकसित करने में, ज्ञान को अर्जन करने में लगे हुए हैं। खैर, हमें करना क्या है? हमें करना क्या है कि अगर किसी कुंडली में ये केंद्राधिपति दोष है तो केंद्र किसका मालिक है? केंद्र में को हम लोगों ने कहा कि वो विष्णु माना गया है। केंद्र के हाउसेस के मालिक विष्णु को माना गया है। त्रिकोण के हाउसेस को मालिक को लक्ष्मी को माना गया है। तो विष्णु की पूजन की जाए निरंतर। अगर किसी कुंडली में केंद्राधिपति दोष है तो विष्णु की पूजन करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा। दूसरी बात, अगर केंद्राधिपति दोष है तो वो इतना तो जानिए कि वो शिथिलता आ जाता है। उस जिस हाउस में बैठा है केंद्राधिपति दोष लग रहा है उस भाव को बिगाड़ते हैं, यानी उस भाव में बिगाड़ते नहीं, उस भाव में शिथिलता आ जाती है। तो हमें अपने इसको क्या करना है? हमें उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना अपने कर्मों से, अपनी सोच को बदल करके, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के। तो बढ़ाना कैसे है? तो हमें मेडिटेशन करना होगा और उस भाव को, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अब एक बिंदु और हम लाते हैं कि केंद्राधिपति दोष लग गई 10वें हाउस पर, कर्म भाव है, तो क्या होगा? व्यक्ति किसी कर्म काम को करने में उसकी मन नहीं लगेगी। अब वो ग्रह उसको प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रह निरस्ता आ गया उसमें। वो ग्रह जो है, जो एक्टिव करना चाहिए कर्म भाव को, उसको वो एक्टिव नहीं कर रहा है। तो वो व्यक्ति कर्म करने में शिथिलता आ जाएगी, वो आलसी हो जाएगा, वो कुछ करना नहीं चाहेगा। करना क्या है? यदि केंद्राधिपति दोष है तो उससे अपने कर्म भाव यानी अपने को एक्टिव करना होगा, उसको अपने जोश लानी होगी अपने मस्तिष्क में उसको, तो केंद्राधिपति दोष वही समाप्त हो जाएगा। दूसरी, विष्णु देव की निरंतर पूजन करना ही होगा जैसे केंद्राधिपति दोष है। मुझे लगता है कि आप सभी को केंद्राधिपति दोष के बारे में ज्ञान हो चुका होगा। और मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको कुंडली पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें कि कम से कम ज्यादा लोगों के पास मेरी ये कुंडली, ये जो है, जा सके। नमस्कार, फिर मिलेंगे।